थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। इससे पहले कि मैं करारदाद पेश करूं, आपने जो बातें की मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि बार बार आपकी रूलिंग के बावजूद यहाँ के असम्बली के जितने भी साथी बैठे हुए हैं बड़ी उम्मीद के साथ और एक मुक़द्दस ऐवान में बैठे हुए हैं। 2 दफ़ा आपने रूलिंग दी। जब से हमारा सेशन शुरू हुआ है ना यहाँ चीफ सेक्रेटरी आता है ना यहाँ आईजी पुलिस आता है। जब ये नहीं आते हैं तो नीचे जो सेक्रेटरी हैं वो फिर नहीं आते हैं। उनको तो हिदायत काफ़ी आपने दिया है, आप रूल बिज़नेस पे चलें, रूलिंग दे दें, इनको बुलाएं, क्योंकि हमारी बहुत से इशू लाइन एडर सिचुएशन पे हैं। जैसे अपोजिशन लीडर ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, अगर वो इस मुक़द्दस ऐवान से अपने को बालातिर समझते हैं तो रूल बिज़नेस अपनी जगह मौजूद है। तो फिर यहाँ जितने भी हमारे ट्रेजरी के हैं और जितने अपोजिशन के हैं तो हम वॉकआउट करेंगे। उसके इस गैर पार्लिमानी और इनकार पे वो आके यहाँ बताए कि वो कौन सी रूल को कोड करके वो यहाँ नहीं आ रहा है। लिहाजा अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यहाँ फाजुल मेंबरों की आने की कोई फिर पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। आप तो सुनते हैं, आपके पास कोई फोर्स तो नहीं है, आप रूलिंग देते हैं। रियासत, अदारे, सूबे, कानून, असूल एक मेथड, एक प्रोसीजर पे चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से पर्ची लगे हुए हैं, हम हैरान हैं। 2 दिन से ये पर्ची में देख रहा हूँ, ये लगे हुए हैं, लेकिन जगह पर्ची ऐसे लगे हुए हैं शायद ये बैठे हुए हम नज़र नहीं आ रहे हैं। बस इतना ही, ज़्यादा तो बार बार कहने से आप समझ गए मेरे ख्याल में। थैंक यू। दूसरा, यहाँ जो ए और बी एरिया, इससे पहले कि मैं अपने करारदाद पे आऊँ, ए और बी एरिया के हवाले से जनाब स्पीकर साहब एक साफ पॉलिसी थी मुशर्रफ के ज़माने में। फिर इस पॉलिसी जो गलत इसके असरात पड़े पूरे बलूचिस्तान में, 10 साल के टेन्योर में जो एक डिक्टेटर मुशर्रफ ने जिस तरीके से बी एरिया को ख़त्म करके ए एरिया में कन्वर्ट कर दिया, तो बाद में मुशर्रफ के जाने के बाद इसी असम्बली में शायद उस वक़्त आप भी मेंबर थे, तो नवाब असलम रईसानी साहब हमारे वज़ीर आला थे। बाकायदा इस असम्बली के इसी मुक़द्दस ऐवान में एक करारदाद एक कानूनी तौर पे पास की गई, और जो एरिया पहले ए एरिया में कन्वर्ट की गए थे वो पूरे बलूचिस्तान में वापस हुए, अब तक हैं। किसी के एक नोटिफिकेशन, चीफ सेक्रेटरी के एक नोटिफिकेशन पे ये नहीं हो सकती है। तो अगर चीफ सेक्रेटरी ने ऐसी गलती की तो कोर्ट के कटारे में और यहाँ असम्बली की ये ऐवान उसे पूछेगी। ये बलूचिस्तान यतीमों की सरजमीन नहीं है कि जिस तरीके से जिसकी भी जी चाहे अपनी तरीके से कानून बनाए, अपने तरीके से असूल बनाए। उम्मीद है कि आप ये चीज़ों को बेहतर तरीके से चीफ सेक्रेटरी और आईजी को यहाँ रूलिंग दे के बुलाएँ। हमें सब उनसे मिल के बात ही करना है ताकि हम मुतमईन रहें, आप भी मुतमईन रहें। थैंक यू। मैं अपने अभी करारदाद पे आता हूँ जनाब स्पीकर साहब। एक अहम करारदाद है ये। करारदाद नंबर 9। ये कि कुदरती गैस बलूचिस्तान के इलाके सुई 52 में दरियाफ्त हुई और 55 में इसकी तरसील मुल्क के दीगर सूबों को शुरू हुई, और इस वक़्त बलूचिस्तान कुदरती गैस की मजमूई पैदावार 56% थी, जिससे पूरे मुल्क इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा था। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुदरती गैस बलूचिस्तान से दरियाफ्त हुई। एक तवील अरसे गुजरने के बावजूद अब तक बलूचिस्तान के
36 अजला में से सिर्फ चंद अजला को कुदरती गैस सहूलत मौसर है, जबकि सूबे के दीगर अजला के लोग अब तक कुदरती गैस जैसे सहूलत से महरूम हैं। मज़ीद ये कि जिन इलाकों को कुदरती गैस की सहूलत फराहम की गई है वहाँ भी कम प्रेशर, गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस इन इलाके के लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। वाज़ेह रहे कि आइन के आर्टिकल 158 के तहत जिस सूबे में कुदरती गैस के ज़खायर वाक़े हों, इन ज़खायर से ज़रूरियात पूरे करने के सिलसिले में उस सूबे के पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में तरजीह हासिल होगी। लेकिन बदकिस्मती से कुदरती गैस मुल्क के दीगर सूबों के कोने कोने तक पहुंचा दी गई, लेकिन बलूचिस्तान के तमाम अजला को ताहाल कुदरती गैस की सहूलत से महरूम रखा गया। आर्टिकल 158 के सरंग खिलाफ वर्जी की जा रही है और दूसरी जानिब 18वीं आइनी तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 172 क्लास 3 के तहत मौजूदा पाबंदियाँ और फराज के मुताबिक मादनी तेल और कुदरती गैस इलाकाई समंदर से मुल्हिक हों, वो इस सूबे और बाकी हुकूमत की मुश्तरका वफाकी हुकूमत की मुश्तरका और मसावी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके हकीकत के बावजूद बलूचिस्तान के सिर्फ 2% लोग कुदरती गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बाकी सूबे के तमाम लोग कुदरती गैस जैसे नेमत के सहूलत से महरूम हैं, जो कि एक अलमिया है। मज़ीद बरां सिंध और बलूचिस्तान कुदरती वसाइल के लिहाज से अमीर सूबे हैं, लेकिन यहाँ के लोग कुदरती गैस के उसूल के बाबत बेहतर मयार ज़िंदगी बरकरार रखने से महरूम हैं। लिहाजा बलूचिस्तान के अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रख कर ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो पूरी तौर पर वफाकी हुकूमत से रुजू करे बलूचिस्तान के वो तमाम अजला जिनमें कुदरती गैस की सहूलत मौसर नहीं, वहाँ फिलफूर LPG प्लांट लगाने को यकीनी बनाए ताकि बलूचिस्तान के गरीब अवाम कुदरती गैस से मुताल्लिक मुश्किलात का अज़ाला मुमकिन हो। ये मुल्क फेडरेशन है जिसकी 4 इकाइयाँ हैं और इन इकाइयों में से सबसे बड़ा इकाई आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान वो सरजमीन है जिसकी बदन और सीने के नीचे कुदरत ने तमाम दौलत दी है। इनको हम खैर समझें, कुदरत की जानिब से तोहफ़ा समझें। ये हमारे लिए, आने वाले नस्ल के लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक एहसान है। हम जितना शुक्र करें इतना ही काफ़ी है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी गैस 52 से यहाँ निकला, ये गैस पहली दफ़ा पंजाब के कारखानों तक पहुँच गई। वहाँ बड़े बड़े कारखाने चले गए, चलाते रहे वो। इसके साथ ईंट की भट्टियाँ चलती रहीं। 18 इंच डाई का पैप बेदर्दी से पंजाब में ये सिलसिला चलता रहा। वो कारखाने जहाँ से 2-2 लाख लोग नौकरियां कर रहे थे, मजदूरियां। हम वो मजदूरों के खिलाफ नहीं हैं, ठीक। वो भट्टियां जहाँ से बड़े पैमाने पे इसी गैस से, वो बड़े उटले इसी गैस से चलते रहे। मुल्क के 700-800 किलोमीटर की रेंज पे ये गैस गया और ये डेरा बुगटी के
उस झोंपड़ी तक नहीं पहुंची, अब तक वो लकड़ी काट रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस जदीद तरक्की याफ्ता दौर में कहीं दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है कि लोग लकड़ियां काट के खाना पकाएं, लकड़ियां काट के अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये सिर्फ बलूचिस्तान में यही जो अपनी ही गैस से जो महरूम है इस वक्त, हम समझते हैं कि इस अमल से जो आईन मुल्क की इजाज़त दे रही है, आईन को जो कोड किया गया है, जो हमारी आईन की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको गज़ब की गई है, उन पे अमल नहीं हो रही है। हम तो असेंबली में बोलते हैं, निशानदेही करते हैं, इसकी 70 सालों से निशानदेही करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि आईन को पामाल किया जा रहा है। आईन, कहीं सियासी गवर्नमेंटें आई, कहीं डिक्टेटर आए, बातें यही की कि बलूचिस्तान को उसका बुनियादी हक मिलेगा, आईनी हक मिलेगा, जो कानून और आईन के फ्रेम में रहते हुए बलूचिस्तान के लोग पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, यहाँ आके वो आईन के हवाले दे के अपनी बातें कर रहे हैं। आज इस करारदाद के हवाले से अगर बलूचिस्तान को उसकी हुकूक नहीं मिल सकती हैं, जो वो लोग जो आज पार्लिमानी सियासत से मायूस हो चुके हैं, वो लोग जो पार्लिमानी सियासत को अपने मसाइल का हल नहीं समझते हैं, वो यही कहते हैं कि ये नुमाइंदा जमात नहीं, ये कानूनी तौर पे इनकी अहमियत नहीं है, इस्लामाबाद वाले इनकी बात नहीं सुनते हैं। वो तो दूर की बात, हमारी इस ऐवान की हैसियत ये है कि चीफ सेक्रेटरी आईजी स्पीकर के रूलिंग देने के बावजूद बार बार वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, हमारे जो वाजिबात हैं वो 100 से ऊपर बिलियन पैसे हैं जो मरकज़ के पास हैं, मरकज़ देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से दफ़ा ये हुआ था कि हम बजट के पोजीशन में नहीं थे, इजाफी पैकेज हम नहीं मार रहे थे, हमारे अपने वाजिबात 100 बिलियन से ऊपर वफाक के पास हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ज़मींदार बेचारा 40 अरब के लिए रो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक सबक है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने सिर्फ अपनी मंगला डैम की बिजली के हवाले से एक हो गए कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बिजली हमें आप महंगा दे रहे हैं, यहाँ अशिया खुर्दनशी महंगा, हमारे पास जो अपनी जो वाजिबात हैं वो दे दें। 23 अरब रुपए कश्मीर के फाइनेंस में यहाँ से शिफ्ट होके गए। आप भी हम मुतालिबा करते हैं हमारे ऊपर कोई ऐसा न किया जाए। यही जमींदार जो यहाँ बैठे हुए थे, लालीपॉप के बजाय हमारे अपनी गैस की जो रॉयल्टी के और मुख्तलिफ मद में जो एग्रीमेंट हुई थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ, जो हमारी वाजिबात हैं, उन वाजिबात में से ज़मींदारों का मसला भी हल हो सकता है और उन तमाम डिस्ट्रिक्टों में LPG गैस लग सकता है। हमारा पुरजोर मुतालिबा यह है कि आइन के आर्टिकल 172 क्लास 3 के तहत, जिसमें साफ लिखा हुआ है, 18वीं तरमीम के बाद रजा रब्बानी ने मजीद इसकी तशरीह की कि जिस सूबे से जो मिनरल निकलते हैं उस सूबे के 50% उस सूबे को दिया जाए। ये हमारी आईनी, कानूनी, जमहूरी, सियासी आवाज़ है और इस आवाज़ को उस वक़्त तक हम बोलते रहेंगे जब तक कि इस्तिसाली निज़ाम और इस्तिसाल का ये जो तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, कहीं अगर मैं ये कहूँ कि हमें कॉलोनी के तौर पर डील किया जा रहा है, हम गलत नहीं।
कहीं मैं ये कहूँ कि हमें नौआबादियाती तर्ज हुक्मरानी पे हमसे डील किया जा रहा है, इसमें मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि हमारी वसाइल आइन के इजाज़त के बगैर हमें तो नहीं मिला। आइन ने तो हमें इजाज़त दी है, आइन ने हमें प्रोटेक्ट की है, लेकिन नहीं मिल रही एक सवाल है। यहाँ चागी के हवाले से जो करारदाद पहले दोस्तों ने पास की, बातें हुई, मुझे याद है कि नवाज शरीफ उस वक़्त वज़ीर आज़म था जब एटमी ब्लास्ट हुई। वहाँ ये गया चागी के उधरी जगह पे, इसने स्पीच किया कि चागी के लोग अभी बेतालीम नहीं हो सकते, कोई एक फर्द। वहाँ स्पीच ये हुई कि यहाँ के लोग बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ करारदाद पेश की गई और लोग भी बेरोजगार हैं। हुक्मरानों ने दौरे हुकूमतों में, चाहे मार्शल था, जमहूरी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में आए, बड़ी बड़ी वादे की। जब उनका दौर इक़्तिदार ख़त्म हुआ, जनाब स्पीकर साहब फिर माफ़ी मांग के चले गए। अभी बलूचिस्तान के अवाम बहुत थक चुके हैं, हालात सही नहीं है, मुल्क की बैनुल-अक़वामी हालात हमारे फेवर में नहीं है। पहले हमें यहाँ यूनिटी पैदा करना है, एक कौम के बनाने की खातिर ज़रूरी है कि उस कौम के, उस सूबे के बुनियादी जो हुकूक हैं, उस इकाई के बुनियादी जो हुकूक हैं, कम अज़ कम जो आइनी हुकूक हैं उनको दिया जाए। आइन 47 से लेकर अब तक आइन बनते गए, 52 में, 62 में सिलसिला चलता रहा। लास्ट में 73 में आइन बनाई गई, फिर मार्शल आया, उसके बाद फिर इसको रद्दी की टोकरी में फेंकी गई, पीसीओ के तहत मुल्क को चलाया गया। अभी एक दफ़ा फिर डेमोक्रेसी की नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, या 18वीं तरमीम के अपने को खालिक भी बोलते हैं। मैं यही समझता हूँ, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। बलूचिस्तान के गयूर अवाम को उनकी आइनी हक चाहिए, और इस आइनी हक के लिए हम आखिरी दम तक अपनी जादोजहद जारी रखेंगे। इस असम्बली की फ्लोर पे जमहूरी तरीके से, अगर जमहूरी तरीके से हमें हक नहीं मिला, हम रोडों पे बात करेंगे, लेकिन अपनी हक से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि ये मैं करारदाद जो पेश किए, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, एक डिवीज़न की नहीं है, पूरा बलूचिस्तान के हवाले से मैं ये पेश कर रहा हूँ। और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा इसलिए है कि आइन के आर्टिकल और वो जो शेक के वो इसमें मौजूद हैं, इसके हवाले हमने दिए। इसको वायलेशन करना अच्छी बात नहीं है। करारदादें हम पेश करते हैं, करारदादों की अहमियत है। अगर हमारी करारदाद की अहमियत इस ऐवान और इस अदालत में नहीं सुनी जाती है, तो बलूचिस्तान की अदालत, बलूचिस्तान के अवाम, चमन से लेकर ग्वादर तक, वो अदालत, इसको आज ही मेरे बातों के बाद सोशल मीडिया में ये चलेगा, पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए ये मुल्क उस वक़्त तरक्की पे गामज़म होगा कि एहसास महरूमियों को ख़त्म करने के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं, वसाइल की तकसीम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके किए जाएं। अगर तलवार चलानी है, गोली चलानी है, ताकत का इस्तेमाल करना है, तो हम अफ़गानिस्तान से सीख लें। अफ़गानिस्तान में बहुत ताकत चली, नेटो आया, 28 मुल्क के बड़े ताकत थे, बड़े पैमाने पे बमबारियाँ हुई, लाखों लोग मारे गए, आखिर में 2.5 लाख हुई। अफ़गानिस्तान आज अपनी पोजीशन पे है। लिहाजा ऐसे जो हमारी आइनी हुकूक हैं, मैं यही समझता हूँ कि अगर मुझे ये आइनी हुकूक इस फ्लोर पे जो मैं बात कर रहा हूँ नहीं मिला, दूसरा फ्लोर 2 और भी, मैं इसी करारदाद की कापी लेके
پورے بلوچستان کے عوام بھی سنے، صحافی حضرات آپ بھی سنے، میں کورٹ جاؤں گا، اس آئین کے آرٹیکل کے حوالے سے میں کورٹ جاؤں گا۔ کورٹ میں اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو میں اپنے عوام کے ساتھ روڈوں پہ نکلوں گا۔ وہاں اگر انصاف نہیں ملی تو پھر اوپر ایک عدالت ہے، وہ بہت بڑی عدالت ہے، اس کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ ضرور مظلوموں کو ان کی انصاف ایک نہ ایک دن ضرور دے گی۔ تھینک یو جناب اسپیکر، آپ نے ہمیں سنا۔ تھینک یو، بڑی تھینک یو، تھینک یو۔ جی زمرہ خان صاحب۔